हाथों में। सिंध पुलिस भर्तियों में बेकायदगियां तल्ख हकाइक मंजर आम पर। खिलाफे जवाबित भर्तियां करने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्या? सिंध पुलिस में बेज़ाब्तगियां, अहम तरीन तहकीकाती रिपोर्ट बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज सिंध पुलिस में बिलखुसूस साबका सिंध हुकूमत में होने वाली कुछ भर्तियां जो इर्रेगुलर भर्तियां हुई, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई इंक्वायरी कमेटी और उस कमेटी की मुरत्तब करदा वो रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई। और ये रिपोर्ट 2 रुकनी कमेटी ने, जिसमें सनाउल्लाह अब्बासी साहब कुछ शामिल थे जो कि सीटीडी के इंचार्ज, और इसके अलावा एक और पुलिस के अहम रुकन जो है मिलकर जिन्होंने रिपोर्ट मुरत्तब करी। और इस रिपोर्ट के इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स में अगर आप जाएं तो इसमें पहले तो यही हवाला दिया गया कि 23 दिसंबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट के इस हुक्म के मातहत ये जो है कमेटी बनाई गई, जिसमें मेनली जो हायरिंग्स हुई हैं ये तमाम, जिनकी डिटेल में हम आपको लेकर जाएंगे आगे, ये जूनियर क्लर्क्स और कांस्टेबल लेवल के ऊपर हुई है हायरिंग्स। और ये इलेक्शन से पहले बताना बड़ा जरूरी इसलिए है क्योंकि आज के प्रोग्राम में बेनकाब करने का मकसद ये है कि ये रिपोर्ट नैब के पास है, क्योंकि इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि इस रिपोर्ट की एक कॉपी नैब को भी अरसाल की गई है और एक कॉपी चीफ सेक्रेटरी के पास है। तो इस इलेक्शन के माहौल में जहां हम ऐसे फुटेजेस देख रहे हैं कि बिलावल साहब के इस्तकबाल के लिए 400 या 500 सिविल एहलकार उनके जहां पर वो कागजात नामजदगी जमा करा रहे थे वहां मौजूद थे, तो क्या ये इलीगल रिक्रूटीज जो है इस पर जो हजारों की तादाद में, सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में मौजूद है, ये इलेक्शन में तो कोई अपना काम नहीं कर सकते। अगर इनके खिलाफ इंतजामी कार्रवाई हो चुकी है तो वो इंतजामी कार्रवाई क्या हुई है, ये सवाल है। और जिन लोगों ने इनको हायर किया था, सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये तो बेचारे जूनियर कांस्टेबल और क्लर्क्स हैं। जिन्होंने इनको हायर किया था पुलिस के आला ओहदेदार या वो लोग जो कि होम मिनिस्ट्री में बैठकर ये तमाम फैसले कर रहे थे, आखिर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, ये भी बुनियादी सवाल है जो प्रोग्राम में उठाएंगे। इस रिपोर्ट के मंदरजात में जाते हुए, क्योंकि तकरीबन 7 से 8 ऐसे अहम डिपार्टमेंट्स या महकमे जिनके अंदर इसको कवर किया गया, जिसमें सिंध रिजर्व पुलिस में कहा गया कि सब में ज्यादा हायरिंग्स इलीगल हुई। ट्रेनिंग ब्रांच, TNT ब्रांच, कराची रेंज, सैप ट्रेनिंग सेंटर हैदराबाद, इसके अलावा हैदराबाद रेंज, मीरपुर खास रेंज, सखर रेंज, लाड़काना रेंज, शहीद बेनज़ीराबाद रेंज और स्पेशल ब्रांच। और अगर मैं नंबर्स के ऊपर जाऊं, क्योंकि इस रिपोर्ट के अंदर बड़ी डिटेल के अंदर सनाउल्लाह अब्बासी साहब ने जो मुरत्तब किए, इसमें उन्होंने फिगर वाइज, कैटेगरी वाइज, इलाका वाइज, रेंज वाइज इलीगल रिक्रूटमेंट्स की टेबल्स और चार्ट्स आपके सामने जो आप देख रहे हैं, जिसके मुताबिक टोटल हायरिंग्स 2012 से 2015 के दौरान हुई 19,360। और इन 19,360 हायरिंग्स में ये जो जूनियर कांस्टेबल जो क्लर्क्स थे, तकरीबन 4,748, 4,748, तकरीबन 5,000 के करीब आप कह सकते हैं, ये तमाम गैर कानूनी तरीके से या खिलाफे ज़ाब्ता आप कह सकते हैं कि हुई, बेकायदगियों के तहत हुई है तमाम हायरिंग्स। और इनको करने वाले तकरीबन 44 अफसरान हैं जिनका रैंक जो है DSP लेवल का है, कुछ DIGs भी शामिल हैं, एक IG का भी नाम है इस लिस्ट के अंदर। और मैं आज आपको वो फहरिस्त नामों के साथ दिखाऊंगा जिस रिपोर्ट में कहा गया कि जिन लोगों ने ये हायरिंग्स की हैं वो आला तरीन ओहदेदार पुलिस के क्या अभी भी उन ओहदों पर बराजमान है, ये बड़ा बुनियादी सवाल होगा। तो आज प्रोग्राम में नैब के हवाले से बात करते हैं पहले, क्योंकि ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी साहब, साबिक DG नैब इस्लामाबाद में मेरे साथ मौजूद हैं। और सियासी हवाले से, गवर्नेंस से, अपोजिशन की बड़ी मुतहर्रिक रुकन से असेंबली में रही हैं नुसरत सहर अब्बासी साहबा, पाकिस्तान मुस्लिम फंक्शन से आपका ताल्लुक है, कराची से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। मुसद्दिक अब्बासी साहब, सर नैब को ये रिपोर्ट, क्योंकि इसमें लिखा है the copy of all these reports have been sent to the chairman, to the NAB, not chairman NAB, to the NAB and chief secretary Sindh for their pursual and for further action. सर अभी तक मेरा नहीं ख्याल, आपके इल्म है कि नैब ने इसको उठाई 4,000 से ज्यादा, आप तकरीबन 5,000 रिक्रूटमेंट्स हुई हैं इलीगल जरिए, क्या हुआ है मुसद्दिक साहब? इसमें जो मेरी इतलाहत हैं उसमें जो नैब सिंध ने इस पर कॉग्निजेंस लिया था, और जो इनके सेंटर में जो रिजर्व पुलिस की जो भर्तियाँ थी उसमें से तकरीबन
800 के करीब लोगों को ले ऑफ भी कर दिया गया था। रिज़र्व पुलिस में भर्ती की वजह ये थी कि क्योंकि बाकी जो भर्तियाँ होती हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पुलिस की भर्ती होती है, डिफरेंट ब्रांचेस में होता है, लेकिन जो सेंट्रल पुलिस होती है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस होती है, उसमें डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट का कोटा फिर आ जाता है क्योंकि वो सेंट्रली मेंटेन होती है। तो होता ये है कि वो एक पॉलिटिकल सब्सिडी टाइप लोगों को दी जाती है, पॉलिटिशियंस को इसमें खुश करने के लिए उनको कोटा दिया जाता है। वो अपने अपने फिर जो लोग होते हैं, जो उनके अपने हवारी होते हैं या जो लोग वो भर्ती करवाना चाहते हैं, तो उनको इस तरह से वो भर्ती कर लिया जाता है। भर्ती होने के बाद वो ट्रेंड होते हैं और ट्रेंड हो के दरअसल जो डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं वो पुलिस की नौकरी काम कर रहे होते हैं और जिसने उनको भर्ती करवाया होता है उसकी लॉयल्टी को ज़्यादा लेके चल रहे होते हैं। तो ये एक तरह से पुलिस को पॉलिटिसाइज करने का जो है ये तरीका बड़े अरसे से है। ये कोई पहली दफ़ा इस तरह से रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो पुलिस की सारी रिक्रूटमेंट तकरीबन सिंध के अंदर ही लाइंस पे होती रही है। सर एक चीज आपसे, क्योंकि आपने 800 कहा है कि सिंध रिजर्व पुलिस के जो है इस वक्त उनको हटा दिया गया, उनके खिलाफ इंतजामी कार्रवाई हुई, टोटल अपॉइंटमेंट्स हुई थी कांस्टेबल की सिंध रिजर्व पुलिस में साल 2012 में 1070 और इनमें से तकरीबन 993 कहा गया जी कि इलीगल थी या इर्रेगुलर थी और उसमें मुलव्विस थे डीआईजी मजहर शहाब साहब, एसएसपी एतजाज अहमद गोराया, इनके खिलाफ यानी रिकमेंड किया गया कमेटी की तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए, एसपी सैयद सलमान हुसैन और असलम लंगा। सर क्या नैब ने इन 4 अफराद जिनको रिकमेंड किया गया इनसे पूछताछ की होगी आपकी नजर में या अभी तक नहीं की है क्या, और अगर नहीं की तो क्यों नहीं की मुसद्दिक साहब? नहीं, जो इंक्वायरी है उसमें जितने भी ऑफिसर्स थे जिन्होंने इलीगल रिक्रूटमेंट की है अपने नाम्स को और वैल्यूज़ को सेट असाइड करते हुए, तो डेफिनेटली वो इंक्वायरी का हिस्सा हैं। क्योंकि इसमें हुआ ये, क्योंकि जो 800 बंदा जो है इसमें ले ऑफ हो गया, बाकी जो है वो इलीगल नहीं थे, तकरीबन 40 या 50 के करीब जो डिफरेंट टेक्निकल लोग थे जो मेरी इतला है, तो उनको इलीगल डिक्लेयर नहीं किया गया। लेकिन क्योंकि 800 लोग इलीगल डिक्लेयर हो गए और ये ले ऑफ कर दिए गए थे, इसलिए ये इंक्वायरी एक स्टेज पे बंद कर दी गई, क्योंकि लॉस टू द स्टेट जो था वो इसमें इस्टेब्लिश नहीं हुआ था जो मेरी इतला है। तो इसलिए आई थिंक जो ऑफिसर्स हैं इनके खिलाफ प्यूनिटिव एक्शन जो है वो नहीं हुआ। लेकिन जो बाकी आप बता रहे हैं डिटेल्स, आई थिंक उसमें अगर नैब को रिपोर्ट गई है और बाकी जो भर्तियां हैं उस पर नैब को कॉग्निजेंस लेना चाहिए, बिकॉज अगर इसमें लोग ले ऑफ नहीं हुए तो एक इलीगल पर्सन जब एक इलीगल जगह पे अपॉइंट होता है तो ये सबसे बड़ी करप्शन होती है और डेफिनेटली उसको जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हो जो पे मिलती है वो भी एक तरह से इलीगल हो जाती है। तो इट्स अ ग्रेट लॉस, ये बहुत बड़ा नुकसान होता है। और पुलिस एक लॉ एंड ऑर्डर में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। अगर पुलिस हमारी सही काम कर रही हो, हमारा जुडिशल सिस्टम अगर सही हो, तो मेरा ख्याल है मुल्क में इन दो के सही होने से आवाम को बहुत सारा रिलीफ मिल सकता है। ठीक है, लेकिन आवाम को जो रिलीफ नहीं मिल रहा उसकी बेसिक दो वजह है कि पुलिस पॉलिटिसाइज है और जुडिशल सिस्टम लोअर साइड पे हमारा बहुत करप्ट है, जिसकी वजह से हमारा इंसाफ जो है दूर दूर तक नजर नहीं आता। बिल्कुल सही है, लेकिन जो डिटेल्स मजीद है इसमें नुसरत साहबा, क्योंकि ये जो लिस्ट है जिसके अंदर जिनके खिलाफ कार्रवाई रिकमेंड की गई इस अहम तरीन रिपोर्ट में, उसमें 5 तो डीआईजीज हैं, लाड़काना के डीआईजी शामिल है, डीआईजी ट्रेनिंग शामिल है, डीआईजी सखर रेंज शामिल है, डीआईजी सखर एंड लाड़काना रेंज और आईजी सिंध साबिक। ये सारे साबिक, ये गुलाम हैदर जमाली साहब का नाम सरे फहरिस्त है जिनके खिलाफ ऑलरेडी एक केस चल रहा है रिक्रूटमेंट्स के हवाले से ही। तो साहब जो लोगों ने ये किया होगा, अभी अब्बासी साहब भी कह रहे थे मुज़फ़्फ़र अब्बास साहब के सियासी असर सूख का इस्तेमाल, साहब आपको लगता है कि वो इस्तेमाल हुआ था और ये 4000-5000 लोग ये वही हैं जो सियासी कारकुनान है? कौन है? क्योंकि अगर इलीगल हायरिंग थी पता नहीं मेरिट पर भी थे या नहीं थे। नुसरत साहब थैंक यू सो मच सैफान। ये तो आपको बड़ी मैं मुबारकबाद देती हूँ कि आप हिम्मत करते हैं इस तरह के केसेस निकाल कर और इस पर बाकायदा पूरा प्रोग्राम कर देना, बड़ी हिम्मत की बात है, एक जहाद है। बिल्कुल ये तो है, ये तो चीज़ आपने पहले भी किया था प्रोग्राम और ये इस पर हम तो सनाउल्लाह अब्बासी साहब को भी खराज तहसीन पेश करते हैं कि कुछ लोग हैं अभी सिंध में, कुछ ऑफिसर्स ऐसे ईमानदार हैं जो चाहते हैं कि हम अपने मुल्क और अपने सूबे को ईमानदारी से सर्व करें और जेन्युइन रिपोर्ट्स बनाकर पेश करते हैं। तो ये जो पुलिस की थी ये तो आपके सामने आ गई कि तकरीबन 19,000 में से 5,000 समथिंग जो क्लर्क और इस टाइप थे वो और इलीगल
इनकी अपॉइंटमेंट हुई, तो ये हुई है। और ये तो मिसालें हैं ना सैफान, एक तो ये हो गई, दूसरा आपको अगर और मिसालों पे की तरफ जाएं और एग्जाम्पल्स दी जाएं तो ऐसा बल्दियाती डिपार्टमेंट में, बल्दिया के डिपार्टमेंट में हुआ था, ऐसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में हुआ था। यानी 40 हजार नौकरियां जाली, जी फेक जाली नौकरियां दी गई, जाली ऑर्डर दिए गए। और आपको पता है कि वो लोग जिनको ये जाली नौकरियां दी गई उन लोगों ने पैसे दिए थे। हमारे पास लोग आए रोते पीटते, उन्होंने एक टीचर बनने के लिए, अपनी नौकरी लेने के लिए, उस वक्त जो एक्स एजुकेशन मिनिस्टर थे पीर मजहर साहब, उनके डिपार्टमेंट में, और वो रो रहे थे, चिल्ला रहे थे कि हमने तो पैसे भी दिए, उसके बावजूद हमें नौकरी जाली मिल गई। अब उन लोगों का क्या कसूर, वो तो बेचारे नौकरी रोजगार के चक्कर में थे, उनको क्या पता कि ये इलेक्शन में जा रहे हैं ये लोग, और इलेक्शन में जाने के लिए ये उन करीब मंथ्स में इन्होंने बाकायदा यूं रेवड़ियों की तरह जहां जहां जाते थे, रेवड़ियों की तरह वो ये ऑर्डर्स देते थे। और सिंध के हमारे बेचारे वो गांव गोठों के मासूम लोग, उनको क्या पता कि ये जो ऑर्डर इस तरह हमें हाथों में दिया जा रहा है ये कोई असली भी है या नकली भी है। और 1-2 महीने उनको किसी ना किसी तरह उन्होंने मिली भगत करके तनख्वाहें भी दिलवाई ताकि उनको कुछ यकीन हो जाए। तो फिर यही तो पुलिस में भी हुआ है। अब मुझे बताएं, एक आईजी इतना बड़ा ब्लंडर करके चला जाए और इतनी बड़ी तो उस पर पैमाने पर ये गलत इलीगल अपॉइंटमेंट्स हो जाएं। सैफान, हमें बड़ा खदशा है। मैं आपको बता रही हूँ, इलेक्शन में जा रहे हैं, हमने 2013 का इलेक्शन भुगत लिया। इतनी इन्होंने बेईमानियां की, इन्होंने हाईजैक किया इलेक्शन, अपने तमाम पुलिस के ऑफिसर इस्तेमाल किए, अपनी पूरी फोर्स एडमिनिस्ट्रेशन इस्तेमाल करके ठप्पे लगाकर इन्होंने वो इलेक्शन जीता। लेकिन अब इंशाल्लाह ताला हम ऐसा नहीं करने देंगे, ये सारी चीजें हाईलाइट होंगी। ये जो अपॉइंटमेंट्स हुई है ना ये इलीगल, ये तमाम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये लोग, आपने जो मुझे रीजन बताए ना, लाड़काना रीजन, मीरपुर खास रीजन, या खास तौर पे जितने भी रीजन, इन तमाम जगहों पर इन लोगों ने अपने लोग बिठा दिए। और ये लोग इतने एक्सपर्ट है, इनको इतना बड़ा तजुर्बा है धांधली करने का कि ये लोग इन तमाम लोगों से ऐसे काम लेते हैं ड्यूरिंग द इलेक्शन, एजेंट्स बनाकर, किसी भी तरीके से पता ही नहीं चलता, ये वहां बैठकर अपने डब्बे भरवाते हैं। इसलिए मैं चीफ इलेक्शन कमीशन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कह रही हूं कि खुदारा अब बहुत हो गया। अगर इस मुल्क को तबाही से बचाना है और सूबे को, तो खास तौर पर जरदारी लीग को इन तमाम हथकंडों से रोकना होगा। क्योंकि अभी हम 2 दिन पहले हमें पता चल रहा है कि इन्होंने मुख्तलिफ ट्रांसफर पोस्टिंग की हुई है, उसमें भी हमें शक है। हम कई ऐसे नाम बता सकते हैं जो इनके अपने बैठे हुए लोग हैं, जो सेक्रेटरीज भी इन्होंने रखे हैं, वो भी इनके अपने अपने खास नवाजे हुए, बल्कि कई तो रिश्तेदार हैं इनके। तो हम कैसे इन लोगों के होते हुए समझे कि ये एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवा सकेंगे। अभी मेरे पास रिपोर्ट है सैफान, मेरे मोबाइल में अभी पहुंची है रिपोर्ट कि इन्होंने तो इस वक्त निगरान हुकूमत ने फंड जारी कर दिए इलेक्शन कमीशन के मना करने के बावजूद। खैरपुर के जिले में फंड्स तरक्याती बल्दियाती डिपार्टमेंट में इन्होंने फंड जारी कर दिए। तो ये क्या हो रहा है? मतलब ये दोबारा अगर खुदा ना खास्ता ये करने की कोशिश की पीपल्स पार्टी सरकारी लीग है सैफान, ये लोग तो 3 ठीक है, ब्रेक की तरफ बढ़ना है। इस ब्रेक के बाद आते हैं तो मुझे आपसे फिर ये भी पूछना है कि बिल आखिर, क्योंकि हमने सुना है कि बहुत से अहम ऐसे लोग थे सूबे सिंध की हुकूमत में और अभी भी उनके ऑर्डर्स चल रहे हैं ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, वाकई में हकीकत है या नहीं है, या ये सिर्फ एक कंसर्न है और इसमें हकीकत कुछ नहीं है। और फिर आज भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एसेट बियॉन्ड मींस का केस है, उस पर कंप्लेंट वेरिफिकेशन जो है अप्रूव की गई है, या इंक्वायरी की बात हो रही है, वो किस शख्सियत के खिलाफ है, वो भी सूबे सिंध से ताल्लुक रखती है। बड़े अहम मामला हैं बेनकाब में। इस ब्रेक के बाद हम डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और अहम तरीन रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें बताया गया जी कि 19,000 में से तकरीबन 5,000 के करीब जो हायरिंग्स हुई वो इलीगल थी, या फिर वो मैलाफाइड, या फिर कानूनी जो तरीकाकार था उसको फॉलो नहीं किया गया जब पुलिस के अंदर साल 2012 से साल 2015 के दौरान हायरिंग्स हुई। और इसमें हैरानकुन तौर पर, क्योंकि इलेक्शंस हैं इस वक्त सर पे, तो हम ये कह रहे हैं जी कितने लोगों के खिलाफ
इंतजामी कार्रवाई हुई? अभी ब्रिगेडियर साहब ने बताया जैसे सिंध रिजर्व पुलिस के 800 एहलकार ऐसे हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई, नौकरियों से बर्खास्त किया गया, या उनके जो इलीगल रिक्रूटमेंट्स थी उनको कैंसिल किया गया, रिवर्ट किया गया। लेकिन बड़े अहम सवालात हैं क्योंकि 5000 हायरिंग्स हैं ये, और इलेक्शन सर पर हैं। क्या ये इंतजामिया में ऐसे इलीगल लोग अभी मौजूद हैं जो इलीगली रिक्रूट हुए थे किसी असर सूख की बुनियाद पर या किसी और तरीके से, और जिन लोगों ने उनको हायर किया? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि सुबह सिंध में इलेक्शन है। अगर 5000 एहलकार या उनको हायर करने वाले लोग भी मौजूद हैं, उनके नाम भी आपके सामने हम रख रहे हैं लिस्ट में, क्योंकि ये 44 जो अरकान है इसके अंदर तकरीबन जो है इस पर 5 DIGs हैं, 1 IG हैं, इसके अंदर 15 के करीब SSPs हैं, और इसमें डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद, डिस्ट्रिक्ट जैकाबाद के SSP, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर के SSP शामिल हैं, डिस्ट्रिक्ट लाड़काना के SSP शामिल हैं, डिस्ट्रिक्ट ठट्टा, डिस्ट्रिक्ट उमरकोट, इसके अलावा शहदादपुर, लाड़काना, दादू, कश्मोर, हैदराबाद, सांगड़, सखर, तकरीबन सिंध के तमाम शहर इसमें शामिल हैं जिनके नाम शामिल है, जिन अफसरान के जो इस हायरिंग में मुलविस थे। और ये पुलिस की अपनी रिपोर्ट है जो सनाउल अब्बासी साहब ने, बड़े रिस्पेक्टेड पुलिस ऑफिसर है, उनकी तरफ से तैयार की गई थी। मुसद्दिक साहब, मैं क्योंकि अभी नैब पे केसेस चल रहे हैं, आज भी एक कुछ सुना है जी एसिड बियॉन्ड मींस का शजील अहमद साहब के खिलाफ कोई कंप्लेंट वेरिफिकेशन गई है। ये मामला ये मेरिट पर रखता है सर ये तो, और जिस तरह नुसरत साहबा बता रही हैं अभी, इससे पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पुलिस, कोई महकमा नहीं छोड़ा, और इलेक्शन पर किस तरह शफाफ हो सकते हैं अगर ये लोग बैठे हुए हैं इस वक्त मशीनरी में? अगर आप इसकी रिक्रूटमेंट देखें ना, ये 2012 से 2015 तक है, और रिक्रूटमेंट का एक बड़ा प्रोसेस होता है पुलिस के अंदर। वो ये होता है कि पुलिस अपनी रिक्वायरमेंट देती है, जो शॉर्टेज होती है वो होम डिपार्टमेंट उसकी समरी मूव करता है, चीफ मिनिस्टर इसको अप्रूव करता है, और उस लिहाज से फाइनेंस बजट को एलोकेट करता है। इसमें बेसिक जो जिम्मेवारी बनती है मेरे हिसाब से वो IG की बनती है। IG जो होता है टीम कैप्टन वही होता है, उसकी ये फोर्स होती है। अगर आप देखें तो ये AD ख्वाजा के दौर से पहले की सारी भर्तियां हैं जी। और अगर इसमें IG अपना रोल अदा करता तो मेरा ख्याल है इसमें इस तरह की रिक्रूटमेंट नहीं हो सकती थी, पहली बात। दूसरी बात ये है जो प्रैक्टिकली मैंने देखा है ऑन ग्राउंड, मैंने बहुत सारे ऐसे SSP देखे हैं कि जब भर्तियों का वक्त आता था तो कहते थे हमें आप छुट्टी दे दें और पीछे आप भर्ती कर लें। और मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन बड़े बड़े ऐसे कोलीग थे जो कि हमारे साथ उन्होंने सर्व किया, तो उस दौरान छुट्टी चले जाते थे। लिस्ट जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती थी पॉलिटिकल साइड से कि ये लोग आपने भर्ती करने हैं। अभी ये भी होता था कि बाद को भर्ती होने वाला, जिस तरह नुसरत साहिबा ने फरमाया कि उनको बाकायदा ये अपॉइंटमेंट, ये रैंक्स ये बेचे जाते हैं और उनकी कीमत लगती है। उसके फ्रंट मैन होते हैं, वो भी हर जो पोजीशन होती है उसका पैसे लेते हैं, और वो बाज़ ये नुकसान ये होता है कि वो बेचारा पैसा भी देता है, रकम भी लगाता है, उसकी रिक्रूटमेंट भी होती है, और कुछ अर्से बाद वो ले ऑफ हो जाता है, और अभी वो उसका नौकरी भी चली जाती है और उसका पैसा भी ज़ाया हो जाता है। तो ये बड़ी ज़्यादती और बड़े जुल्म वाली बात है कि इस मुल्क के अंदर हमने तमाम महकमों को पोलिटिसाइज़ कर दिया। भर्तियाँ हमारी मेरिट पे होती नहीं हैं, महकमे जो हैं वो ऑलमोस्ट डिसफंक्शनल हैं, क्योंकि जब आप मेरिट पे किसी को भर्ती नहीं करेंगे, वो कैपेबल नहीं होगा उस पोजीशन को होल्ड करके डिलीवर करने का, तो मुझे बताएं कि फिर क्या होगा। फिर वहाँ पे अनगवर्न्ड स्पेस क्रिएट होती है। इसलिए आप देखें पुलिस की ड्यूटी जो है वो रेंजर्स कर रही है, और हालांकि बेसिक जिम्मेवारी सारी पुलिस की बनती है, लेकिन आप सिंध में देखें कंप्लीट जो लॉ एंड ऑर्डर है वो रेंजर्स ने बहाल किया है। क्यों? कि वो उसकी वजह यह है कि आपकी अनगवर्न्ड स्पेस क्रिएट हो गई है पुलिस के अंदर, और ओके वो महकमा उसको गवर्न करता है जो उसका कैपेबल होता है। हालांकि रेंजर्स की भी तनख्वाह उतनी है, उसकी मराहत भी उतनी है। फ़र्क क्या है? रेंजर्स की लीडरशिप डिफरेंट है और पुलिस की लीडरशिप डिफरेंट है। जो सारा ब्लेम जाता है मेरे नज़दीक वो पुलिस की लीडरशिप पे जाता है, क्योंकि अगर आप तनख्वाहें देखें रेंजर्स और पुलिस की एक इतनी है, उनकी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एक इतने हैं दोनों। आपके ख्याल में कि अब्बास साहब ये जो, क्योंकि शुरू में तो होम मिनिस्टर का ओहदा कायम अली शाह साहब ने अपने पास रखा था, 2012 से 15 यानी कुछ साल उनके पास भी रहा, फिर सोहेल सियाल साहब। सर इसमें IG मुलव्विस है, आप ही इज द कैप्टन ऑफ द शिप, आई अंडरस्टैंड, लेकिन क्या सियासी तौर पर उस वक्त का वजीर आला, उस वक्त के वज़रा जो भी सिंध हुकूमत संभाल रहे थे, जिनके हाथ में बागडोर थी, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वो चेक एंड बैलेंस ही रख लेते? कम से कम के 5000 बंदे रख रहे हो तो कहां से रख रहे हो, किस तरह रख रहे हो मुसद्दिक साहब? नहीं, ये तो जब देखें, जब समरी मूव होती है तो उसके साथ एक लिस्ट मूव होती है जी।
जब समरी मूव होती है डिस्ट्रिक्ट वाइज तो उसके साथ एक और लिस्ट मूव होती है जो कि साथ के जनाब ये लोग भर्ती करने हैं। वो लिस्ट जब सेंक्शन पहुंचती है डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो वहां वो लिस्ट भी पहुंच चुकी होती है कि ये लोग भर्ती होंगे। ये तो प्रैक्टिकली हमने देखा है। तो इसलिए आप देखें कि जो लोग भर्ती हुए हैं वो ज़्यादातर जो है ना वो इलीगल थे और वो मेरिट के खिलाफ थे। ऐसे नहीं होता कि समरी मूव हो गई और किसको खबर नहीं, एक चीज़ की खबर अगले रखते हैं, बल्कि बात का समरी खूब मूव करवाते हैं, उसको ट्रैक करते हैं। वो समरी जब अप्रूव होती है तो उसको हर जगह से उसके हर्डल रिमूव करवाए जाते हैं और फिर अपनी मर्जी के लोगों को भर्ती किया जाता है। ये बड़ी ज्यादती है इस मुल्क के साथ। और होता क्या है, आपने भर्ती करवा लिए लोग, आपने कुछ उसमें से पैसा भी शायद बना लिया हो, लेकिन महकमा उसका बोझ उस शख्स का 40 या 50 साल लेके चलता है। फिर वो पेंशन भी लेता है, वो अपनी सारी पर्क्स एंड प्रिविलेज भी लेता है और ये सारा बोझ बेचारे आवाम पे पड़ता है और महकमे डिलीवर नहीं कर पाते। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, यही इस्तदा है, यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ खुदा का नाम, बाकी जो मर्जी करें, कम अज कम महकमों में रिक्रूटमेंट तो मेरिट पे कर दें। आपकी गुड गवर्नेंस खुद ब खुद ठीक हो। इसका एक और नुकसान जो होता है जो नुसरत साहिबा मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि कल इस प्रोग्राम में सफदर अब्बासी साहब साथ थे हमारे, वो लड़काना के हैं इस पर, तो इलेक्शन भी वहीं से उनका, वहां से तो नहीं, उनके शायद भतीजे भी लड़ रहे हैं इलेक्शन और अहम सीटों पर पीपल्स पार्टी अगेंस्ट लड़ रहे हैं। जो भी पार्टी हो अगेंस्ट, हमें कोई हम सिंध हुकूमत की बात कर रहे हैं जो पिछली रही है। ये कहते हैं सफदर अब्बासी साहब कि लाड़काना के जो होम मिनिस्टर साहब हमारे रहे हैं सुबह सिंध के, आज भी वहां की जो पुलिस है वो उनको रिपोर्ट कर रही है, आज भी पुलिस उनके माथे चल रही है। मुबैना तौर पे मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये उनके अल्फाज हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। अब नुसरत, जब ऐसी हायरिंग्स होंगी, आई डोंट नो कि वहां के एसएसपी भी ऐसी हायर हुए थे या उन्होंने और ऐसी हायरिंग की होगी कि वो सुन उन्हीं की रहे जो एक्स मिनिस्टर रहे, अभी केयर टेकर की नहीं सुन रहे वो लोग। ये हकीकत है नुसरत साहब? बिल्कुल सैफान, हकीकत है। मैं आई विटनेस हूं। मैं बताती हूं आपको कि वो जो फॉर्म भरवाने आए थे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे हैं खुर्शीद शाह साहब, जब आम शहरी हो जाते हैं हम लोग, हम आम शहरी हो गए ना, अब हम खत्म, हम ना एमपीए ना एमएनए ना हो, तो उनको वो आए हैं और मेरे पास अभी वो मूवी मौजूद है क्योंकि वहां पर मैं खुद मौजूद थी, मैंने खुद अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया है कि पुलिस की मोबाइलें उनको आगे पीछे प्रोटोकॉल दे रही हैं। इंस्पेक्टर रैंक का बंदा खड़ा हुआ है, सलाम पे सलाम कर रहा है। खुदारा, ये मैं, आप सही कह रहे हैं, आप जो अभी सफदर साहब ने कहा, अब्बासी साहब ने आपके प्रोग्राम में कह के गए ना, 110% सही है। ये तो सिर्फ दो शख्सियात की, इधर लाड़काना की और उधर की, पूरी सिंध में ये हाल है भाई। ये लोग वो जो 10 साल और पिछला जो इनका ये दौर पूरा गुजरा है ना, इन्होंने इसीलिए अपनी भर्तियां की हुई हैं जगह जगह। इन्होंने जो अपने लोग रखे हुए ना, पुलिस डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, होम डिपार्टमेंट हो गया, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गया। सैफान, जब एमक्यूएम इनके साथ थी तो मिलकर ये लोग शेयर करते थे हर डिपार्टमेंट में कि देखें अब नौकरियों का है, इतना आप लेंगे, इतना हम लेंगे। बेशक वो मेरिट पे ना हो, वो बंदे को अलिफ में भी ना आती हो, लेकिन चूंकि नौकरियों की बंदर बांट करनी थी तो इस तरह करके इन्होंने बड़े मजे लिए। बाद में एमक्यूएम ऑपोजिशन में आ गई तो फिर इन्होंने उनके चटे कटे खोलना शुरू कर दिए। वरना ये मुझे बताएं कि यही असेंबली थी, यहीं पर खड़े होकर सीएम कायम अली शाह साहब, एक्स सीएम, बड़े उससे तकरीरें कर रहे थे। मैं बताता हूं, मुझे पता है कितने दहशतगर्द बैठे हुए हैं वाटर बोर्ड में, केएमसी में, फला फला, हमारा मुंह न खुलवाएं वरना हम नाम बता देंगे। ओ खुदा क्या खौफ करें भाई। एक सीएम खड़ा होकर असेंबली में कह रहा है मैं जानता हूं कि ये सब दहशतगर्द भरे हुए, तो इसका मतलब है आपने वहां पर छप्पर छाव में उनको छोड़ा हुआ था कि नहीं, क्योंकि मफाहमत चल रही थी तो आपके दहशतगर्द भी भरे रहे, हमारे निकम्मे लोग भी भरे रहे। मिल बैठकर खाएंगे तो मिल बैठकर इन्होंने खाया और अब उसका भुगतना हमें। सिंध सेक्रेटेरिएट में चले जाएं सैफान, किसी से इंग्लिश में आप किसी 16-17 रैंक के बंदे से बोलें कि इंग्लिश में एक एप्लीकेशन तो लिख दो, तो वो आपको आए बाएं शाएं करेगा। ये इन्होंने हमारा हशर कर दिया है। किसी भी डिपार्टमेंट में जाएंगे, वो जो आपको याद है सैफान, वो जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन हुए थे, जिन्होंने बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि भाई मैं ऐसी नौकरी नहीं कर सकता, कोई आगा साहब, कुछ इस तरह नाम था उनका, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि सीएम हाउस से मुझे लिस्टें आती हैं, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, अब उसके बाद मैं किसी इदारे पर तो ट्रस्ट कर ही नहीं सकती। जब ऐसा इदारा जो मेरिट पे
हमेशा रहा, जहां से इतने काबिल लोग निकले बाहर, एक ब्रेक की तरफ हुआ करते थे। एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है फिर दोबारा, लेकिन इस बात को बड़ी अहमियत है आपकी, और इधर से इस बात को, क्योंकि ये फेरिस्त भी है, तो मैंने सनाउल्लाह अब्बासी साहब से पूछा था पिछली दफा कि भाई ये फेरिस्त है जिसपे आपने आज हम दिखा भी रहे नामों के साथ, स्क्रीन पे भी चला रहे हैं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगा, क्योंकि बड़ा अहम जवाब था इस बारे में जब उनसे पूछा था कि इन लोगों ने जो हायरिंग करी थी उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हुई, बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, आपके सामने अहम तरीन रिपोर्ट आपके सामने बेनकाब कर रहे हैं, मंजर आम पर लेकर आते हैं इस रिपोर्ट में, जिसमें अहम तरीन इंकशाफात हैं सिंध पुलिस में होने वाली इलीगल रिक्रूटमेंट्स के बारे में। और इन तमाम सूरत हाल का मकसद सिर्फ ये है क्योंकि जो आइंदा इंतखाबात होने हैं, क्या इस तरह की इलीगल रिक्रूटमेंट जो कि हजारों की तादाद में है, और वो ऑफिसर्स जिन्होंने रिक्रूटमेंट की है वो भी अगर ऑन ग्राउंड है, ऑन फील्ड है, और इसी तरह से अगर जो लोग रिक्रूट हुए हैं वो भी अगर ऑन फील्ड है, उनमें से कुछ 100 या चंद परसेंटेज ही के खिलाफ एक्शन हुआ है, तो फिर ये इलेक्शंस के ऊपर बड़ा सवाल है। और तहकीकाती इदारों को, अकाउंटेबिलिटी जो एजेंसीज हैं उनको, जो नैब है जैसे मिसाल के तौर पे, जो एहतसाब करते हैं उनको फौरी और बर वक्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस रिपोर्ट के अंदर जिस तरह मैंने कहा 4748, एक अहम तरीन बात है कि जी इसमें लिखा है कि 44 अफसरान, अगर एग्जैक्टली पढ़े तो, दैट द इंक्वायरी कमेटी फाउंड आउट दैट 44 ऑफिसर्स ऑफ द रैंक ऑफ डीएसपी एंड अबव, यानी डीएसपी और उससे ऊपर के 44 अफसरान, और उसके बाद एक बड़ी अहम तरीन लाइन है कि फॉर द अबव इरेगुलर रिक्रूटमेंट्स 26 जूनियर ऑफिसर्स एंड मिनिस्टीरियल स्टाफ, यानी जो साबका वजीर थे, जो भी उस वक्त होम मिनिस्टर थे, या कायम अली शाह साहब खुद अपने पास रखते थे ओहदा, या जो भी था, मिनिस्ट्रियल स्टाफ भी इसमें मुलव्विस था। 26 के करीब इस रिपोर्ट ने इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई सजेस्ट करी। तो टोटल ये 44 और 26 तकरीबन 70 के करीब जो है लोग हैं जिनके खिलाफ इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया कि ये लोग मुलव्विस थे। लेकिन इन 70 के 70 के खिलाफ मैंने कोई नैब रेफरेंस अभी तक बनते हुए नहीं देखा जो इस कमेटी में हमारे सामने नाम आए थे। आईजी जो साबिक है गुलाम अहमद जमाली साहब, उनके ऊपर है, और 2-3 और नाम है, लेकिन ये 70 नाम है जिनके ऊपर मामलात आए थे। नुसरत साहब, आप गुफ्तगू फरमा रही थी और मैं यही कहता, क्योंकि जो हमने पूछा था सनाउल्लाह से कि कार्रवाई हुई या नहीं हुई, तो उन्होंने कहा मैंने तो अपना काम कर दिया, नैब को भेज दिया, चीफ सेक्रेटरी को भेज दिया, आगे उनका काम है, मैं तो लिस्ट बना के दे सकता हूं, आगे खुद कार्रवाई तो कर सकता। तो नुसरत साहब कौन करेगा? केयरटेकर सेटअप कार्रवाई करे या कौन करे? केयर टेकर सेटअप से तो क्या उम्मीद रखनी। इन्होंने अभी आज मैंने आपको बताया ना कि निगरान हुकूमत के अंदरूनी जो सिलसिले चल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के मना करने के बावजूद खैरपुर में फंड जारी कर दिए बल्दियाती डिपार्टमेंट में, तो उनसे तो हम क्या रखें। लेकिन नैब, सैफान, नैब को हम हाथ बांध कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खुदारा पंजाब में तो आप बड़े एक्टिव हैं, माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं और खुश हैं, पूरे पाकिस्तान खुश है कि जो गलत है उसको आप नैब, उस हवाले से अगर नैब में उसका केस है और उसने करप्शन की हुई है तो उसको आप बेशक सजा भी दें, उसका पूरा दुनिया के सामने चेहरा दिखाएं। लेकिन सिंध, मुझे बताएं, अब आपने जो असासे देखे हैं तो मैं तो हैरान हूं। हैरान तो क्या, मैं तो हैरान क्या होंगी। मुझे तो, हम लोगों को तो पहले समझ आ रहा था कि ये जो, चूंकि मेरा तो सेकंड टेन्योर गुजरा ना अभी सैफान, आपको पता है कि मैं 2 दफा एमपी हूं, तो मेरे आंखों के सामने मैंने कई एमपीएस को आते देखा, फिर मिनिस्टर बने, और कैसे आते थे वो लोग, किस गाड़ी में आते थे। फिर सैफान, मैंने उनकी जिंदगी में ऐसे चंद से 1-2 सालों में ऐसी तब्दीली देख ली कि वो डिफेंस चले गए, डिफेंस में उनके 2-2 बंगले देखे, फिर मैंने उनको देखा 8-8 प्राडो की गाड़ियों में आ रहे हैं, फिर उनके अपने इलाकों में बैंगलोज हो गए, फिर दुबई में उनके बैंगलोज बताए गए। और ये जो अभी असासे जो कि सो कॉल्ड अभी सिर्फ दुनिया को या एफिडेविट के हवाले से दिखाए गए, ये सब कुछ कहां से आया सैफान? ये सब कहां है? वो जो शर्जील मेमन साहब है, उनके ऊपर इतना 6.25 अरब की करप्शन है, तो वो है ना, मतलब उनकी पहले की जिंदगी को कोई क्यों नहीं देखता? इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं देखता? वो पहले असासे क्यों नहीं? खुर्शीद शाह साहब, ऐसे बहुत से इनके लोग हैं पीपल्स पार्टी के, नामों की लिस्ट है जिनके, उनके इलाके के लोग उनको जानते हैं, जहां वो पले बढ़े, जहां उनके खानदान के लोगों को वहां के इलाके के लोग जानते हैं,
और खुदा का शुक्र है सिंध के लोगों में अब ये शऊर आ गया है, यूथ को ये समझ आ गई है कि ये लोग जिनको हमने वोट दिया 3-3 बार, इनको 5-5 बार हमने असेंबली में भेजा कि ये लोग हमारे लिए कोई बात करेंगे, हमारे इलाके की तरक्की की बात करेंगे। इनकी तो अपनी जिंदगियों में तरक्कियां हो गई और हम वैसे के वैसे बैठे हुए। असासों का जिक्र किया, इकामों का जिक्र आपने किया, इकामे भी तो निकले माशाल्लाह से, और इतने सारे निकलने के रोज ही कोई हाई कोर्ट में चैलेंज हो रहा है, सिंध हाई कोर्ट में और ऑनरेबल कोर्ट्स में चैलेंज किए जा रहे हैं, जहां कार्रवाइयां चल रही हैं। एक तो हमारे सोहेल अनवर सियाल साहब के मामला उनके ऊपर भी हुआ है, नासिर हुसैन शाह साहब का इकामा चैलेंज हुआ है, मुराद अली शाह साहब का जो सीएम सिंध रहे हैं साबिक, उनके मामला डुअल नेशनैलिटी और इकामे के चैलेंज हुए, मुबैना जो डुअल नेशनैलिटी है। तो सब आवाज आ रही है अब तक मेरी, आप तक मेरी जी नुसरत साहब तक मेरी लाइन ड्रॉप हुई है जी, अगर दोबारा कनेक्ट कर दें। मुसद्दिक के बाद सब ये अकाउंटेबिलिटी से खुश नहीं है इस वक्त ऑपोजिशन सूबे सिंध में, आपका क्या इस पर रिप्लाई होगा? मेरा ख्याल है नुसरत साहिबा की अपनी जगह पे पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन आई थिंक नैब सिंध जो है ना अपने तौर पे कार्रवाई तो हर महकमे के अंदर कर रहा है। यहाँ पे एक जो पॉइंट बीच में आया वो बड़ा वैलिड है कि जितनी भी डिक्लेरेशन हुई हैं इलेक्शन कमीशन के सामने लोगों की, और ये सारे पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, ज़्यादातर लोग जो या तो इलेक्शन में पहले लड़ चुके हैं, पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, तो मेरा ख्याल एक तो FBR को इसमें थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए और देखना चाहिए कि जो असासे पहले थे और अभी जो बने हैं उसमें क्या टैक्स एवेजन तो नहीं हुई और क्या कि इलीगल पैसा तो नहीं आया। और उसके साथ साथ मेरा ख्याल है जो भी पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, जब MPA MNA या सेनेटर्स थे पुराने, उनके अगर असासों में एक जंप है, एक हाइक है उसके अंदर, तो नैब को भी आई थिंक ये देखना चाहिए और स्क्रूटनी करनी चाहिए और ऐसे लोगों की अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए जिनके असासे आउट ऑफ प्रोपोर्शन जो है वो विदिन 4 और 5 ईयर्स जो है वो बड़े हैं। डेफिनेटली उन्हें अपनी मिनिस्ट्री ऑफ अथॉरिटी के थ्रू ही ऐसे ही असासे बनाए होंगे। तो ये एक ज़ेली बात बनती है और बड़ी पर्टिनेंट बात बनती है, और वाकई जो असासे इलेक्शन कमीशन के सामने डिक्लेयर हुए हैं वो बड़े हैरान कुन हैं कि लोग उसका पिछला प्रोफाइल देखे लोगों का और फिर फ़ौरन जब वो इस पॉलिटिक्स के अंदर आते हैं और उसके बाद उनका जो प्रोफाइल देखें असासों का, तो इसका आई थिंक गवर्नमेंट के अदारों को कॉग्निजेंस लाजमी लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया मुसद्दिक अब्बास साहब और नुसरत सहर अब्बासी साहब, आपने आज प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये जो आपने एंड में ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि किस तरह एक करिश्माती तौर पर असासे बढ़ जाते हैं, इकामे निकल जाते हैं, फिर यही लोग हमारे वजारतों पर आ जाते हैं। जो भी इस पर है यकीनी तौर पर आगे जाके मजीद चीजें साबित होंगी, लेकिन ये रिपोर्ट जो आज आपके सामने रखी है, इस अहम तरीन रिपोर्ट के बाद लोकल गवर्नमेंट, एजुकेशन और दीगर हवाले से बताएंगे कि कहां कहां इलीगल रिक्रूटमेंट फैक्ट की बुनियाद पर हुई हैं, जो हम आपके सामने रिपोर्ट्स की बुनियाद पर पेश करेंगे। और उससे हमें खदशा है कि इलेक्शन कहीं मुतनाज़ा ना हो या उनको गैर शफाफ करने की कोशिश ना हो इन लोगों की तरफ से जो इलीगली रिक्रूट हुए। तो इसीलिए कोशिश कर रहे हैं। फीडबैक के लिए आपके सामने फेसबुक, ईमेल और ट्विटर अपना फीडबैक दीजिएगा। देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल है।